दोस्तों, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितु पासवान ब्लॉग्स में। तो आजकल मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ नई नई स्टोरीज़, जो कि मेरी नहीं है बट मैं आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये स्टोरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, मतलब वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कल के पार्ट में देखा था कैसे ऋषभ और अपर्णा एक ट्रेन में मिलते हैं, जो कि मुंबई से दिल्ली आ रही होती है, और कैसे ही दोनों आँखों ही आँखों में इशारे करते हैं। मतलब एक होता है ना, लाइक इशारे उस तरीके के। तो दोनों दिल्ली स्टेशन पे उतर के दोनों अलग अलग टैक्सी लेके निकल जाते हैं, और कैसे अपर्णा शंकर को फ़ोन करके वो आ जाती है यात्रा टूर सर्विस में। तो आइए आगे की स्टोरी हम कंप्लीट करते हैं। अपर्णा: अरे हाँ शंकर जी, मैं अपर्णा कोल्हापुरी बोल रही हूँ। यह शांति प्लाजा होटल आ गई हूँ, अब कहाँ आऊँ? शंकर: आप कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाइए। अपर्णा: ठीक है। अपर्णा कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है और देखती है कि हॉल में बहुत से लोग अपना लगेज लेकर बैठे होते हैं। फिर शंकर आकर अपर्णा से मिलता है। शंकर: मिस अपर्णा कोल्हापुरी। अपर्णा: हाँ हाँ आप शंकर जी हाँ आइए बैठिए। तभी थोड़ी देर में ऋषभ भी अपना लगेज लेकर अंदर दाखिल होता है और शंकर से मिलता है। ये देखकर अपर्णा चौंक जाती है और मन में बोलती है, अपर्णा: ओह, तो ये भी आ रहा है टूर पर, इसलिए वो भी मुंबई से दिल्ली तक उसी ट्रेन में था। ऋषभ अपर्णा को देखता है और उसे स्माइल देता है, क्योंकि वो जान चुका है कि इस ट्रिप में अपर्णा का आमना सामना होगा ही, जैसे ट्रेन में आमना सामना होता था। और ऋषभ अपर्णा के सामने की कुर्सी पर बैठ जाता है। ये देख अपर्णा उससे नज़रें फेर लेती है और ऋषभ उसे देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। थोड़ी ही देर में सारे टूर पर घूमने वाले लोग जब आ जाते हैं तो शंकर सभी के नाम लेकर कंफर्म करता है और सभी को बाहर एंट्रेंस गेट के पास खड़ी बस में जाने के लिए आग्रह करता है। ऋषभ, अपर्णा और बाकी सब एक एक करके बस में जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है अपर्णा का मुसाफिर से इश्क का सफ़र। बस चल रही थी, सारे मुसाफिर एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, पर उसमें एक बुज़ुर्ग आदमी और महिला मानो पति पत्नी हो थोड़ी देर बाद बहस करने लगते हैं। बुजुर्ग आदमी का नाम आलोक त्रिवेदी और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी त्रिवेदी। आलोक त्रिवेदी: अरे मेरी डायबिटीज़ की दवाई कहाँ रख दी? लक्ष्मी त्रिवेदी: रख दी है, ये छोटी बैग में देखिए ना। आलोक: नहीं तुम ही दो। लक्ष्मी: एकदम बच्चों जैसी जिद करते हो आप। आलोक: नहीं तुम ही दो। लक्ष्मी: एकदम बच्चों जैसी जिद करते हो। आलोक: तेरे लिए तो बच्चा भी बन जाओ। लक्ष्मी: अरे कैसी बातें कर रहे हो, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। आलोक: बातें ना करो पर दवाइयाँ तो दे दो। लक्ष्मी: ठीक है। उनकी लड़ाई देख बस में कुछ लोग हंसने लगते हैं। दिल्ली से बस निकल चुकी थी मंसूरी जाने के लिए, और दिल्ली से मंसूरी का सफ़र करीब 6.5 घंटे का होता है। और इतने घंटे सफ़र करने के बाद भी अब आगे और सफ़र करना ऋषभ के लिए थोड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि थोड़ी थकान थी, और वही हाल अपर्णा का भी था। वो दोनों थोड़ा सफ़र का मज़ा उठा रहे थे, साथ ही साथ दोनों ये भी सोच रहे थे कि अभी और 6 घंटे सफ़र में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली से मंसूरी करीब 300 किलोमीटर का रास्ता होता है, जिसमें 6 से 6.5 घंटे का वक्त लग जाता है, जो ट्रैफिक पर भी निर्भर करता है। थोड़ा समय बिताने के बाद ऋषभ को ख्याल आया कि क्यों ना अपनी किताब में उस ट्रिप के बारे में कुछ लिखे। तो उसने शुरू से लिखना चालू किया। ऋषभ की किताब में उसकी सफ़र की कहानी, उसी की जवानी। शीर्षक: सुहाना सफ़र।
मैं ऋषभ मल्होत्रा शाम के 4 बजे मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा। राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन मेरे जैसे न जाने कितने मुसाफिरों के इंतज़ार में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। मैं ट्रेन में बैठा और बाकी के मुसाफिरों का आना जाना, उठना बैठना देख रहा था कि 10 से 20 मिनट बाद एक खूबसूरत लड़की ट्रेन में आई। उसके बिखरे बाल, हांफती सांस और पसीने से लथपथ चेहरा ये बयां कर रहा था कि वो ट्रेन के लिए लेट हो गई थी, क्योंकि ट्रेन के निकलने के ठीक 20 मिनट पहले ही उसने दस्तक दी। वो चल रही थी और जैसे ही मेरे पास से गुजरी, मुझे उसकी परफ्यूम की महक भा गई। हाँ, सच में अच्छा स्मेल कर रही थी। यह यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे अपनी सीट मिल गई और वो बैठ गई। फिर मैंने अपने लैपटॉप में मूवी लगाई, गाने सुने, खाना खाया। हाँ, राजधानी में खाना अच्छा था, मुझे पसंद आया। फिर कुछ देर बाद मैं टाइम पास के लिए उठा और ट्रेन में यहाँ वहाँ टहलने लगा, तो उसी लड़की से मेरा आमना सामना हुआ, क्योंकि वो भी टहल रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं फिर अपनी सीट पर बैठ गया। शायद उसकी खूबसूरती से मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा हुआ। ये कैसे? कॉलेज में इतनी लड़कियों से फ्लर्ट करने के बाद कूल बंदा आज एक लड़की से कॉम्प्लेक्स फील कर बैठा। वक्त की बात है। तो मैं अपनी जगह आकर बैठा और किताब लिख रहा था कि न जाने क्यों वो लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई और टेढ़ी नज़र से मेरी लिखावट की क्रिया देखने लगी। वो देख मैं फिर दूसरी जगह चला नज़र से मेरी लिखावट की क्रिया देखने लगी। वो देख मैं फिर दूसरी जगह चला गया और ट्रेन की टॉयलेट में थोड़ा स्मोक वो जैसी बाहर दिखी। उस जैसे ही बाहर निकला तो स्मोक किया। स्मोक करने के बाद जैसे मैं बाहर निकला तो वो फिर भूत जैसी बाहर दिखी। उसके मुझे देखने के नज़रिए से लग रहा था कि मुझे ही देखने आई हो। फिर ट्रेन का सफ़र ऐसे ही कटा और सुबह होते ही दिल्ली स्टेशन उतर गया और मैं टैक्सी कर दिल्ली की बधाई होटल पर पहुंच गया। वहां जाकर देखता हूं तो वह भी ये लड़की दिखी। मतलब ये लड़की पूरे टूर पर आसपास रहेगी। देखते हैं सफ़र सच में कितना सुहाना बनता है। ऋषभ का लिखना बंद हुआ और उसने अपने मोबाइल में अपने एयरपोर्ट्स कनेक्ट किए और गाना सुनने लगा। टाइम पास करते करते सफ़र बीतता गया। बीच में 1-2 होल्ड लिए फ्रेश होने के लिए और ऐसे करीब 4 घंटे बीत चुके थे और अब मंसूरी का करीब 1 से 1.5 घंटे का सफ़र था और शुरू हो गया था घाट का सफ़र। धीरे धीरे बस गोल गोल घूमने लगी। ऋषभ ने कभी भी घाट वाले रास्ते पर सफ़र नहीं किया था। उसे थोड़ा अजीब महसूस होने लगा, चक्कर से आने लगे और जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो खिड़की खोलकर बाहर मुंह निकालकर उल्टियाँ करने लगा। गाइड शंकर ने देखा तो उसने ड्राइवर को कहा कि कोई सेफ जगह देखकर बस हो सके तो रोक दो, क्योंकि घाट में कोई भी वाहन खड़ी करना मुश्किल होता है। और ड्राइवर ने कहा कि देखता हूँ, कोई जगह पर रोक पाना मुश्किल है। पर आखिर एक कोने पर बस खड़ी की और ऋषभ हाथ में पानी की बोतल लिए दौड़ा कर बाहर गया। उसके पीछे शंकर भी गया। थोड़ी उल्टियाँ करने के बाद ऋषभ ने पानी से मुंह में गागल करके मुंह धोया और शंकर ने उसे पूछा कि वो ठीक है तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और बस में चढ़ गया। आलोक त्रिवेदी और लक्ष्मी त्रिवेदी ने ऋषभ को देखा और बड़ील होने के नाते उसका हाल पूछा। आलोक और लक्ष्मी एक साथ, कैसे हो बेटा? ठीक हो ऋषभ जी? अंकल आंटी मैं ठीक हूँ। वो क्या है? पहली बार घाट का सफ़र कर रहा हूँ तो बेचैनी महसूस हो रही थी, चक्कर आए और उल्टियाँ हुई। आलोक शंकर, आपके पास उल्टी या चक्कर आने की कोई दवाई हो तो उन्हें दे दीजिए। शंकर जी मैं अभी देता हूँ। जी आप? ऋषभ नाम है। शंकर जी ऋषभ जी बैठिए अपनी सीट पर, मैं गोली देता हूँ। ऋषभ अपनी सीट पर जा रहा था कि उसकी और अपर्णा की नज़र मिली। अपर्णा ने
आंखों से इशारा करते हुए ऋषभ को अपना हाल पूछा तो ऋषभ ने भी अपनी पलकें झपकाकर ठीक होने का जवाब दिया और अपर्णा ने राहत भरी मुस्कान अपनी साइड लिप से पास की और जवाब में ऋषभ ने भी स्माइल दे दी। ऋषभ अपनी सीट पर बैठा और शंकर ने उसे दवाई दे दी और बस फिर से चल पड़ी। ऋषभ को थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था पर वो अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा और ये इंतज़ार कर रहा था कब मंसूरी पहुंचकर होटल में आराम करे। अपर्णा भी कई बार पीछे देख रही थी क्योंकि ऋषभ अपर्णा के पीछे की और दूसरी रो की सीट पर बैठा था। वो विंडो सीट पर बैठा था इसलिए अपर्णा को उसकी थोड़ी ही झलक दिख रही थी। कुछ ही देर में बस मंसूरी पहुंच गई और बस उस होटल जा पहुंची जहां सबका बुकिंग किया हुआ था। शंकर ने सबको बस से उतरने के लिए कहा और ऋषभ ने होठों से फूंक मारकर एक राहत की सांस ली और सीट से उतर गया। अपर्णा ने फिर उठने के बहाने ऋषभ को देखा। दोनों की नज़र मिली और दोनों सब के साथ बस से उतर गए। सब होटल के रिसेप्शन के पास पहुंचे, अपने रूम की चाबी ली और चले गए। रूम की ओर जाते वक्त ऋषभ और अपर्णा ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुरा दिए और अपने अपने कमरे चले गए। ऋषभ ने बैग बेड पर रखा, अपने लिए दूसरे कपड़े निकाले और हाउसकीपिंग से तौलिया मंगवाया और टॉवल आते ही नहाने चला गया। ऋषभ नहाने चला गया था। गर्म पानी की बूंदें ऋषभ को थोड़ी और राहत दे रही थी क्योंकि वो मुंबई से दिल्ली के लिए 24 घंटे और दिल्ली से मंसूरी के 6 घंटे मतलब 30 घंटे का सफ़र से वो थक चुका था और ऊपर से चक्कर और वॉमिटिंग से बुरा हाल था। ऋषभ नहा रहा था कि रूम के फ़ोन की रिंग बजने लगी। थोड़ी ही देर में ऋषभ नहाकर बाहर निकला और उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। ऋषभ, हेलो। शंकर, हेलो ऋषभ जी, मैं शंकर बोल रहा हूँ, गाइड। ऋषभ, हाँ शंकर, बोलो। शंकर, आपकी तबीयत कैसी है? ऋषभ, अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, आपकी दवाइयों से अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पर बहुत थक गया हूँ। शंकर जी, वो तो मेरी जिम्मेदारी है सर, और मैंने आपको डिनर के लिए फ़ोन किया है। फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल है, वहाँ आइए। ऋषभ, ओह थैंक्स, पर मैं नहीं आना चाहता। क्या रूम में सर्विस मिलेगी मुझे? शंकर, सर यहाँ आप सबके लिए बुफ़े का इंतज़ाम किया है जो आपके टूर पैकेज में इंक्लूड है। ऋषभ, मैं समझ गया, पर मैं नहीं आना चाहता। मैं यहीं रूम में थोड़ा लाइट खाना मंगवा लेता हूँ रेस्टोरेंट में ऑर्डर देकर। फ़िक्र मत करो, मैं इस खाने के चार्जेस पे कर दूँगा। शंकर, श्योर सर, क्यों नहीं, आपके फ़ोन के पास रेस्टोरेंट का डायल करने का नंबर होगा, आप रूम में खाना मंगवा लीजिए। ऋषभ, थैंक यू सो मच शंकर, यू आर वेलकम सर, और कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं रूम नंबर 202 में हूँ, कॉल कर लीजिएगा। ऋषभ, हाँ थैंक्स। अपर्णा और बाकी सब शंकर के कहे मुताबिक हॉल में खाना खाने के लिए पहुँचते हैं और ऋषभ अपने रूम से रेस्टोरेंट फ़ोन करता है और अपने लिए ऑर्डर लिखवाता है। ऋषभ, हेलो रेस्टोरेंट मैनेजर जी बोलिए। ऋषभ, मैं रूम नंबर 206 से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं यात्रा टूर से आया हूँ, जो अभी बस में ग्रुप आया है, उनमें से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं बुफ़े का डिनर लेने नहीं आ रहा, तो मुझे डायरेक्ट आप मेरे रूम में खाना भिजवा दीजिए, मैं चार्जेस अलग से पे कर दूंगा। रेस्टोरेंट मैनेजर, ठीक है, प्लीज़ ऑर्डर लिखवाइए। ऋषभ, एक टमाटो सूप, एक दाल फ्राई और एक स्टीम राइस, दाल में तीखा कम रखिए। रेस्टोरेंट मैनेजर, ठीक है सर, आपका खाना रूम में पहुंच जाएगा। ऋषभ, थैंक्स। अपर्णा अपना खाना लेकर एक चेयर पर बैठती है और यहाँ वहाँ देखकर ऋषभ को ढूंढती। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आगे कंटिन्यू बाद में करूँगी।